हेलो स्टूडेंट्स, मेटलर्जी चैप्टर को अब आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। बट उससे पहले कुछ ही स्टूडेंट्स हैं जो अभी होमवर्क करके मुझे भेज रहे हैं। तो बीच में जो एलिंघम टॉपिक के बाद जो एक्सट्रैक्शन ऑफ डिफरेंट मेटल्स देखे तो वो थोड़ा थियोरेटिकल है, 2 बार पढ़ोगे या वीडियो देखोगे तो याद हो जाएगा। तो वो तुरंत ही कंप्लीट करके मुझे भेज दो। ये लेक्चर और उसके बाद के लेक्चर में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं तुमको थोड़ा असाइनमेंट भी दूंगा जो आप सॉल्व कर पाओ। ये पूरा थियोरेटिकल चैप्टर है, तो आई एक्सपेक्ट कि तुम सबका ये चैप्टर प्रिपेयर हो जाए कंपलसरी, राइट। तो आज हम देखेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम वैसे 2 पार्ट में डिवाइडेड है। आगे हमने लीचिंग में देखा था कि जो बॉक्साइट ओर होता है उसमें से प्योर एल्यूमिना सेपरेट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड लीचिंग ऑफ बॉक्साइट, राइट। ज़मीन में से बॉक्साइट ओर मिलता है, हम उसमें से एल्यूमिना को एक्सट्रैक्ट करते हैं, प्योर एल्यूमिना को। दैट पार्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन इज कॉल्ड लीचिंग। अब एल्यूमिना जो प्योर मिल गया उससे एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट करेंगे। प्योर एल्यूमिना में से हम क्या एक्सट्रैक्ट करेंगे? एल्यूमिनियम। दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन इज कॉल्ड होल हेराउट। तो पूरे एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन के 2 पार्ट हो गए। पहले बॉक्साइट में से प्योर एल्यूमिना, पहला क्या है? बॉक्साइट में से प्योर एल्यूमिना Al2O3, दैट इज कॉल्ड लीचिंग। और एल्यूमिना में से एल्यूमिनियम वो हम इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू करेंगे। दैट प्रोसेस इज नेम्ड एज होल हेराउट प्रोसेस। तो थियरम भी आ सकता है। अब इलेक्ट्रोलाइसिस आपको पता है कि एक वेसल में इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन लेते हैं, उसमें 2 इलेक्ट्रोड डिप करते, एक्सटर्नल बैटरी देके करंट पास करते। ओवरऑल इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस क्या होता है? पहले क्या करते हैं, उसमें इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन लेते हैं, 2 इलेक्ट्रोड एनोड कैथोड डीप करके बैटरी से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। अब जैसे ही हम बैटरी से इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो सॉल्यूशन में जो मेटल आयन होगा वो रिड्यूस होके मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ओवरऑल इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। जैसे कि यहाँ पर एज ए इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन हम लेंगे प्योरीफाइड एल्यूमिना। सॉल्यूशन क्या लेंगे? प्योर एल्यूमिना। बट ये प्योर एल्यूमिना अगर मॉल्टन ले लें, गरम करके पिघला दें, ये देखना थोड़ा हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, बट ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एल्यूमिना का वाटर के साथ सॉल्यूशन यूज़ नहीं कर सकते। मान लो आप अगर एल्यूमिना और वाटर सॉल्यूशन, एक्वियस सॉल्यूशन अगर यूज़ करते हो इलेक्ट्रोलिसिस में, तो वाटर का रिडक्शन हो जाएगा क्योंकि वो इजी है। एल्यूमिना की कंपैरिजन में वाटर का रिडक्शन इजी है, तो वाटर का रिडक्शन होके हाइड्रोजन एमिट होगा। अगर हम एल्यूमिना को गर्म करके मॉल्टन स्टेट में लाके उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते, मान लो वाटर के साथ नहीं लेना है, बट उसको गर्म करके पिघला देते हैं, बट वो डिफ़िकल्ट है। क्यों? इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई है। तो आप गर्म करके अगर उसको मेल्ट करोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए और उसमें प्रॉब्लम क्या होगा? कॉस्ट ज़्यादा आएगी। तो पानी के साथ नहीं ले सकते क्योंकि पानी आगे आ जाएगा रिडक्शन में। अकेला एल्यूमिना मॉल्टन स्टेट में नहीं ले सकते, मेल्टिंग पॉइंट हाई है। इसलिए एल्यूमिना के साथ क्रायोलाइट Na3Al(F6) विच इज़ कॉल्ड क्रायोलाइट, और फ्लोराइट CF2, ये दोनों में से कोई एक एज ए फ्लक्स यूज़ होता है। प्योर एल्यूमिना के साथ क्या यूज़ करेंगे? क्रायोलाइट और फ्लोराइट, दोनों में से एक एज ए फ्लक्स यूज़ करेंगे।
फ्लक्स यहाँ पर दो काम करता है, एक टेम्परेचर लो करेगा क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट कम कर देता है, पिघलने का जो टेम्परेचर है वो ड्रॉप कर देगा, और कंडक्टिविटी जो मैट्रिक्स की कंडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज कर देगा। तो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक बात क्या हो गया यहाँ पर, एल्यूमिना प्लस क्रायोलाइट और फ्लोराइड। अब एनोड क्या होगा और कैथोड, इलेक्ट्रोड क्या होंगे। तो कैथोड क्या होगा, स्टील के वेसल में कार्बन का कोटिंग करते हैं, ये वेसल स्टील का है बट उसमें ये कार्बन का कोटिंग है, ये कार्बन कोटिंग एक्ट्स एज कैथोड। कार्बन कोटिंग ऑन स्टील वेसल एक्ट्स एज कैथोड। और एनोड यूज़ करेंगे हम ग्रेफाइट, और ये क्या थोड़े लार्ज स्केल में इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। तो एनोड ये पूरे वेसल में देखो कैथोड है, तो एनोड भी ज़्यादा चाहिए, तो कॉपर के क्लैंप पे बहुत सारे एनोड ऐसे लटका देते हैं, राइट। ग्रेफाइट एक्ट्स एज एनोड। तो ओवरऑल रिडक्शन क्या होगा, एल्यूमिना का कार्बन से रिडक्शन होगा, एल्यूमिना इज बीइंग रिड्यूस्ड बाय कार्बन। एल्यूमिना में से एल्यूमिनियम बन जाएगा और कार्बन ऑक्सीजन के साथ CO2 बना देगा, Al2O3 कार्बन AlCO2। यहाँ पर ऑक्सीजन लिबरेट होगा, ऑक्सीजन लिबरेटेड एट एनोड रिएक्ट्स विथ कार्बन ऑफ एनोड। भाई पहले तो ओवरऑल रिडक्शन एल्यूमिना का कार्बन के साथ, एल्यूमिनियम बनेगा और CO2 रिलीज होगा, एल्यूमिनियम बनेगा और क्या होगा, CO2 रिलीज होगा। फिर ऑक्सीजन लिबरेटेड एट एनोड रिएक्ट्स विथ कार्बन ऑफ एनोड, ऑक्सीजन लिबरेटेड एट एनोड। भाई एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन होगा यहाँ पर, एनोड पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीजन का जैसे ही ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीजन गैस एमिट होगा, बट वो ऑक्सीजन गैस एनोड के कार्बन के साथ रिएक्ट कर लेगा। ऑक्सीजन गैस जो ऑक्सीडाइज होकर रिलीज होगा वो एनोड के कार्बन के साथ रिएक्ट कर लेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है। ऐसे देखो O-2 इलेक्ट्रॉन कौन रिलीज करेगा, O-2 क्या बनाएगा O, बट वो O के फॉर्म में रिलीज नहीं होगा, वो कार्बन के साथ CO या तो फिर CO2 बना देगा। बात समझ रहे हो आप। तो आप देख सकते हो कि एक्चुअल में ऑक्सीडेशन किसका हो गया, कार्बन का। इलेक्ट्रॉन रिलीज कौन कर रहा है, कार्बन रिलीज कर रहा है। सॉल्यूशन में जो एल्यूमिनियम के कैटायन होंगे वो कैथोड पे रिड्यूस होके एल्यूमिनियम बनाएंगे, और ये जो मॉल्टन एल्यूमिनियम, टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो एल्यूमिनियम मॉल्टन होगा, वो यहाँ पर बॉटम पे डिपॉजिट होगा। आप यहाँ से वो निकाल सकते हैं, राइट। तो ये हो गया एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम एल्यूमिना यूजिंग हॉल-हेराल्ट प्रोसेस। हॉल-हेराल्ट जब तक नहीं खोजी गई थी तब तक एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन बहुत ही डिफ़िकल्ट था, कॉस्टली था, इसलिए एल्यूमिनियम की भी कॉस्ट गोल्ड के जितनी थी। बट हॉल-हेराल्ट के बाद एल्यूमिनियम की कॉस्ट बहुत ही कम आ गई, राइट। चलो नेक्स्ट एक्सट्रैक्शन देखते, होप आपको ये समझ में आया होगा। अब एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम लो ग्रेड ओर। यहाँ पर भाई समझ में आए सबको कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, कार्बन का। क्यों, कार्बन यहाँ 0 है, यहाँ +2 है, तो इलेक्ट्रॉन किसने रिलीज़ की है, कार्बन ने। कार्बन यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ +4 है, तो इलेक्ट्रॉन किसने रिलीज़ की है, कार्बन ने, राइट। ऑक्सीजन है वो क्या करेगा ऑक्सीजन है वो क्या करेगा, ऑडियंस एलिमेंट की तरह बिहेव करेगा। चलो एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम लो ग्रेड ओर। आगे हमने कॉपर का एक्सट्रैक्शन हाई ग्रेड ओर में से देखा था, अब यहाँ पर लो ग्रेड ओर में से कॉपर का या तो फिर कोई स्क्रैप में से, तो कॉपर का एक्सट्रैक्शन लो ग्रेड ओर में से हाइड्रोमेटलर्जी से होता है।
कॉपर का एक्सट्रैक्शन लो ग्रेड ओर में से हाइड्रोमेटलर्जी से होता है। कॉपर इज एक्सट्रैक्टेड बाय हाइड्रोमेटलर्जी। कॉपर का एक्सट्रैक्शन लो ग्रेड ओर में से कैसे होगा? हाइड्रोमेटलर्जी से होगा। उसमें कॉपर इज लीच्ड यूजिंग एसिड और बैक्टीरिया। कॉपर का लीचिंग एसिड या तो फिर बैक्टीरिया से होता है। उसमें सॉल्यूशन ऑफ Cu+2 है। भाई अदर मेटल से भी रिड्यूस कर सकते हैं, तो सॉल्यूशन ऑफ Cu+2 उसका रिएक्शन स्क्रैप आयरन या तो फिर हाइड्रोजन के साथ होता है। Cu+2 को रिड्यूस करना है तो उससे रिएक्टिव मेटल दे दो, जैसे स्क्रैप आयरन और हाइड्रोजन। तो Cu+2 प्लस H2, तो ये दो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा, वो कॉपर ले लेगा, तो CuN2H+, राइट। अब इसके बेस फिर से अगर लो ग्रेड कॉपर है और है तो उसका एक्सट्रैक्शन कौन सी मेटलर्जी से होगा? हाइड्रोमेटलर्जी। कॉपर का लीचिंग में क्या यूज़ होगा? एसिड और बैक्टीरिया। सॉल्यूशन ऑफ Cu+2 प्लस स्क्रैप आयरन और H2। सॉल्यूशन ऑफ Cu+2 प्लस स्क्रैप आयरन और H2, तो H2 कॉपर को रिड्यूस कर देगा। अब एक क्वेश्चन है कि Cu+2 का रिडक्शन आयरन स्क्रैप से भी होता है, जिंक स्क्रैप से भी होता है। Cu+2 का रिडक्शन आयरन स्क्रैप और जिंक स्क्रैप दोनों से होता है। इससे इनफैक्ट ईजियर होता है जिंक स्क्रैप से, बट फिर भी आयरन स्क्रैप ही यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि मान लो आप Cu+2 का रिडक्शन जिंक से कर रहे हो तो क्या होगा? Cu+2 रिड्यूस होके कॉपर बन जाएगा, जिंक ऑक्सीडाइज होके Zn+2 बन जाएगा। मतलब आपको कॉपर मिलेगा और जिंक जाएगा। अब कॉपर से जिंक की कॉस्ट ज़्यादा है, कॉपर के कंपैरिजन में जिंक की कॉस्ट ज़्यादा है, राइट। तो क्या होगा? आप जो चीप मेटल है वो ले रहे हो और कॉस्टली मेटल है वो दे रहे हो, तो बाप दादा की जो जायदाद इकट्ठी की हुई वो सब चली जाएगी उसमें, राइट। तो इसलिए क्या यूज़ होता है? आयरन स्क्रैप यूज़ होता है। चलो, एक्सट्रैक्शन बाय ऑक्सीडेशन, ये नया है। अब तक हमने सारे जो मेटल्स थे उनका एक्सट्रैक्शन किया, बट दैट वाज थ्रू रिडक्शन। बोलो, सारे मेटल्स का एक्सट्रैक्शन हमने कैसे किया? थ्रू रिडक्शन। अब तक हमने सारे मेटल्स का रिडक्शन किया, बट दैट रिडक्शन वाज थ्रू, भाई दैट सारे मेटल का एक्सट्रैक्शन किया बट दैट एक्सट्रैक्शन वाज थ्रू रिडक्शन। अब कुछ एलिमेंट ऐसे जिनका एक्सट्रैक्शन ऑक्सीडेशन से होता है, तो यहाँ पर एक्सट्रैक्शन बाय ऑक्सीडेशन। मोस्टली तो मेटल्स का एक्सट्रैक्शन रिडक्शन से ही होता है। मेटल का एक्सट्रैक्शन कैसे होता है? रिडक्शन से। बट सम नॉन मेटल से विच आर एक्सट्रैक्टेड बाय ऑक्सीडेशन, कुछ नॉन मेटल से जैसे कि क्लोरीन, उनका एक्सट्रैक्शन कैसे होगा? ऑक्सीडेशन से। जैसे कि एक्सट्रैक्शन ऑफ क्लोरीन फ्रॉम ब्राइन, ब्राइन में से क्लोरीन का एक्सट्रैक्शन। अब क्वेश्चन, व्हाट इज ब्राइन? ब्राइन इज एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। ब्राइन क्या है? एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। NaCl का एक्वियस सॉल्यूशन। अब उसमें से हमको क्लोरीन गैस एक्सट्रैक्ट करना है। ये ब्राइन क्या है? सी वाटर। सी वाटर कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ Cl माइनस इन टर्म्स ऑफ डिजॉल्व्ड NaCl। सी वाटर कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ Cl माइनस। सी वाटर में बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है? Cl माइनस। किस फॉर्म में? डिजॉल्व्ड NaCl के फॉर्म। NaCl डिजॉल्व हो गया होता है सी वाटर में। तो मान लो कि सी वाटर का ही ये इलेक्ट्रोलिसिस होगा, तो उसमें ओवरऑल रिएक्शन ऐसा चाहिए हमको, ये चाहिए वाला रिएक्शन है, हो नहीं रहा है। 2Cl माइनस 2H2O 2OH माइनस Cl2H2, 2Cl माइनस 2H2O 2OH माइनस Cl2H2। यहाँ पर Na प्लस ऑडियंस होता है, इसने नहीं लिखा है, लिखना हो तो यहाँ 2NaCl लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या होगा? 2NaOH Cl2H2।
अब ये जो रिएक्शन है इसका डेल्टा जी मिला प्लस 422 जूल। ये जो रिएक्शन है उसका डेल्टा जी फ्री एनर्जी चेंज क्या मिला प्लस 422 जूल। अगर ये फॉर्मूला डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई डिग्री, इसमें डेल्टा जी रख दें, एन पता है एफ पता है तो ई डिग्री मिल जाएगा। एफ पता है ना आपको, फैराडे कांस्टेंट, एन चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ कितने मोल्स इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे और इंसर्ट हो गए, तो 2Cl माइनस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए, एन होगा 2 F96400। ये सब रख के अगर ई डिग्री निकालोगे तो ई डिग्री कितना आएगा 2.2 वोल्ट माइनस। तो बोलो डेल्टा जी प्लस है ई डिग्री माइनस है, मतलब ये रिएक्शन खुद से नहीं होगा। अरे सर ये डेटा छोड़ो, हमको वैसे भी पता है खुद से नहीं होगा। क्यों? बोलो ये सी की कंडीशन नहीं है। बोलो सी के अंदर क्या होता है NaCl, सॉल्ट क्या होगा NaCl, वाटर भी होता है साथ में, क्या NaOH बनता है, Cl2 बनता है, NaOH बनता तो वो पूरा अल्कलाइन हो जाता क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है, बराबर। तो हम जी नहीं पाते, या तो फिर जो एक्वियस लिविंग बींग्स है वो सारे जी नहीं पाते, राइट। तो ये रिएक्शन खुद से नहीं होगा, क्यों? डेल्टा जी पॉजिटिव है और ई डिग्री नेगेटिव है। अगर हमको ये रिएक्शन करवाना है तो कैसे करवा सकते हैं? तो भाई ये ई डिग्री इसका क्या है -2.2, मतलब इसकी नहीं होने की टेंडेंसी -2.2 है। तो आपको एक्सटर्नल पोटेंशियल 2.2 से ज़्यादा देना पड़ेगा। अगर आप 2.2 से ज़्यादा एक्सटर्नल पोटेंशियल दोगे तो ये रिएक्शन होगा, राइट। वैसे तो एक्सेस पोटेंशियल, वैसे तो 2.2 में भी काम हो जाना चाहिए, बट एक्सेस पोटेंशियल क्यों दिया जाता है 2.2 से ज़्यादा? फॉर ओवरकमिंग हिंडरिंग रिएक्शन। जो हमारे रिएक्शन को अपोज करते हैं उनको ओवरकम करने के लिए यूज़ होता है। ये इलेक्ट्रोलाइसिस ऐसे होगा, देख लो। यहाँ पर क्या लेंगे, ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन में क्या होगा NaCl, Na प्लस Cl माइनस। फिर ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड और एक्सटर्नल बैटरी देंगे। जैसे ही बैटरी देंगे तो Cl माइनस कहाँ जाएंगे, एनोड पे, और इलेक्ट्रॉन रिलीज करके Cl2। Cl माइनस इलेक्ट्रॉन दे के Cl2 में कन्वर्ट हो जाए। देखो Cl माइनस किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, Cl2 में। Cl माइनस इलेक्ट्रॉन रिलीज करके Cl2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब Na प्लस की कंपैरिजन में वाटर का रिडक्शन इजी होगा, तो वाटर यहाँ जाएगा और रिड्यूस होके H2 और OH माइनस रिलीज कर। वाटर में से क्या रिलीज होगा, H2 एंड OH माइनस। H2 लिबरेट होगा और OH माइनस सॉल्यूशन में रहेगा, वो Na प्लस के साथ NaOH बनाएगा, राइट। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन में एनोड पे Cl2 मिला, कैथोड देखा ना आपने, एनोड पे क्या मिला Cl2, कैथोड पे वाटर का रिडक्शन होके H2 और सॉल्यूशन में NaOH। अगर मान लो यहाँ पर ब्राइन के बदले हम मॉल्टन NaCl लेते, तो ब्राइन के बदले मॉल्टन NaCl, तो एनोड पे क्या मिलता Cl2, कैथोड पे सोडियम मेटल। एनोड पे क्या मिलता Cl2, कैथोड पे सोडियम मेटल। अब देखते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ Ag एंड Au। Ag और Au का एक्सट्रैक्शन। तो Ag Au का एक्सट्रैक्शन रिपीट है, आगे देखा है हमने। क्या करते Ag Au एलिमेंटल फॉर्म में ही होते हैं, बट उसमें इम्प्योरिटी होती है, राइट। तो उनका लीचिंग होता है, लीचिंग थ्रू सोडियम साइनाइड और पोटेशियम साइनाइड। तो जैसे ही Ag Au का हम सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड से लीचिंग करेंगे तो इनका ऑक्सीडेशन होगा। Au कहाँ चला गया, Au प्लस में, Ag होता तो Ag प्लस, इनका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। फिर जिंक के साथ उसका रिप्लेसिंग रिएक्शन करके, रिडक्शन करके Ag और Au मिल जाएगा। हियर जिंक एज ए रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव करता है, तो ये आपको पता था।
बट यहाँ पर भी एक्सट्रैक्शन में ऑक्सीडेशन का यूज़ हो रहा है। यहाँ पर कौन सी थ्योरी हम देख रहे हैं? एक्सट्रैक्शन थ्रू ऑक्सीडेशन। पहले क्या हुआ? ऑक्सीडेशन, देन रिडक्शन। अब आपको पता होगा कि जो ओवरऑल मेटलर्जी है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट था कॉन्सेंट्रेशन, सेकंड पार्ट था एक्सट्रैक्शन एंड थर्ड वाज रिफाइनिंग। तो अब हम आए लास्ट पार्ट में, रिफाइनिंग। व्हाट इज़ रिफाइनिंग एंड व्हाट आर मेथड्स ऑफ रिफाइनिंग? तो जो भी एक्सट्रैक्शन से मेटल मिलेगी वो कंटामिनेटेड होगी, उसमें डिफरेंट इम्प्यूरिटी प्रेजेंट होगी। एक्सट्रैक्शन से जो मेटल मिलेगी वो कंटामिनेटेड होगी, उसमें क्या होगा? डिफरेंट इम्प्यूरिटी होगी, राइट? एक्सट्रैक्टेड मेटल इज कंटामिनेटेड बाय इम्प्यूरिटी। ऑब्टेनिंग मेटल्स ऑफ हाई प्योरिटी बाय रिमूविंग इम्प्यूरिटी। भाई ये जो कंटामिनेटेड मेटल्स है उनमें से, ये जो कंटामिनेटेड मेटल्स है उनमें से इम्प्यूरिटी रिमूव करके प्योर मेटल अगर बनाते हैं तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिफाइनिंग। रिफाइनिंग इज रिमूवल ऑफ इम्प्यूरिटी फ्रॉम एक्सट्रैक्टेड मेटल बाय डिफरेंट मेथड्स। रिफाइनिंग टेक्निक बहुत सारी होती है और रिफाइनिंग टेक्निक 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है। रिफाइनिंग टेक्निक डिपेंड ऑन 2 थिंग्स। पहली क्या होगी? मेटल की प्रॉपर्टीज़ क्या है। दूसरी, मेटल में इम्प्यूरिटी उनकी प्रॉपर्टी क्या है। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड इम्प्यूरिटीज़। चलो, रिफाइनिंग की 6 टेक्निक हमको पढ़नी है। फर्स्ट इज डिस्टिलेशन, सेकंड इज लिक्विफिकेशन, थर्ड इज इलेक्ट्रोलाइसिस, फोर्थ इज जोन रिफाइनिंग, फिफ्थ इज वेपर फेज रिफाइनिंग एंड सिक्स्थ इज क्रोमेटोग्राफी। रिफाइनिंग टेक्निक में फर्स्ट है डिस्टिलेशन, सेकंड है लिक्विफिकेशन, इलेक्ट्रोलाइसिस, जोन रिफाइनिंग, वेपर फेज रिफाइनिंग एंड क्रोमेटोग्राफी। अब हमने क्या इलेक्ट्रोलाइसिस यहाँ देखा है, तो हम थर्ड जो पॉइंट है वो पहले डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस। भाई यहाँ पर ऑलरेडी हमको मेटल मिल गई है बट इम्प्योर है। इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू हम उसको प्योरीफाई करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि इम्प्योर मेटल का ही एनोड ले लेते हैं। एनोड जो है वो किसका? इम्प्योर मेटल का। प्योर मेटल का कैथोड लेते हैं। इम्प्योर मेटल का एनोड, प्योर मेटल का कैथोड। और जो इलेक्ट्रोलिटिक बात या सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ सेम मेटल। सेम मेटल के सॉल्ट का सॉल्यूशन एक्ट्स एज इलेक्ट्रोलिटिक बात। फिर से जैसे मान लो आपको कॉपर को प्योरीफाई करना है। अगर आपको कॉपर को प्योरीफाई करना है तो प्योर कॉपर का कैथोड ले लो, ब्लिस्टर्ड कॉपर का एनोड ले लो और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलिटिक एज एन इलेक्ट्रोलिटिक बाथ ले लो। वो एसिडिक भी है, राइट? यहाँ पर एक लॉजिक देखो, मोर बेसिक मेटल remains in solution. More basic metal remains in solution and less basic metal go to anode, mud. फिर से मोर बेसिक मेटल रिमेन्स के बदले होना चाहिए गोस टू सॉल्यूशन। मान लो ये समझाता हूँ, मान लो ये इम्प्योर कॉपर है। इम्प्योर कॉपर का जो एनोड है उसमें कॉपर मोर बेसिक मतलब मोर रिएक्टिव, वो ऑक्सीडाइज होके Cu+2 के फॉर्म में सॉल्यूशन में जाएगी और इसके अंदर जो इम्प्योरिटी है वो रिएक्ट नहीं करेगी और एनोड मड में जाएगी, नीचे अनरिएक्टेड फॉर्म में एनोड मड में जाएगी। तो मोर बेसिक यानी कि मोर रिएक्टिव रिमेन्स के बदले गोस टू सॉल्यूशन। मोर बेसिक मेटल गोस टू सॉल्यूशन, लेस बेसिक मेटल गोस टू एनोड मड। ओवरऑल प्रोसेस कैन बी एक्सप्लेन बाय इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जैसे हमने यहाँ पोटेंशियल देखा था, ओवर पोटेंशियल और गिब्स फ्री एनर्जी,
एनोड पे यूजुअली क्या होगा, मान लिया इम्प्योर कॉपर है तो Cu 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके Cu+2 फॉर्म में सॉल्यूशन में जाएगा। ऐसे ही मान लो M बाय रिलीजिंग N इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट्स टू M+N। एनोड पे होगा M बाय रिलीजिंग N इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट्स टू M+N। कैथोड पे क्या होगा M+N, भाई सॉल्यूशन में जो Cu+2 यहाँ आएगा, Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन लेके Cu बनाएगा, Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन लेके Cu बनाएगा, राइट। जैसे मान लो आपको कॉपर का इलेक्ट्रोलाइटिक प्योरिफिकेशन करना है तो एनोड किसका लेंगे, इम्प्योर कॉपर, कैथोड प्योर कॉपर, सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट। जैसे करंट पास करेंगे यहाँ से कॉपर ऑक्सीडाइज होके सॉल्यूशन में Cu+2 के फॉर्म में, Cu+2 कैथोड पे जाएगा, Cu रिड्यूस होगा और यहाँ जो इम्प्योरिटी वो एनोड के लोअर एंड पे, एनोड के नीचे वेसल के अंदर कलेक्ट होगी। एनोड में से इम्प्योरिटी निकल के वेसल के नीचे कलेक्ट होगी, इसको कहते हैं एनोड मड। एनोड मड में एंटीमनी, सिलेनियम, टेलुरियम, Ag, Au, Pt, रिलायंस, टाटा, बिरला सारे यहीं बैठे हैं। एंटीमनी, सिलेनियम, टेलुरियम, Ag, Au, Pt। अगर हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं तो इसमें से इसका जो कॉस्ट है वो निकल जाएगा और आपको जो कॉपर मिलेगा वो आपका प्रॉफिट होगा नेट, राइट। तो इनको एक्सट्रैक्ट करना भी ज़रूरी है, राइट। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इलेक्ट्रोलाइसिस। आज मैंने क्या किया कि सारी थियरम नहीं लिखी है बोर्ड पे, नोट्स बनाने के लिए मैं अलग से आपको नोट्स भेज रहा हूँ, रेडीमेड नोट्स भेज रहा हूँ, तो वो आपको प्रिपेयर करनी, समझनी है यहाँ से और प्रिपेयर वहाँ से करनी है। और आगे की सारी थियरम की नोट्स मैंने आपको फ़ोटो में भेज दी है, राइट। तो आगे का जिसको प्रिपरेशन बाकी हो प्रिपरेशन कर दे, क्योंकि बाद में मैं असाइनमेंट देने वाला हूँ, तो वो असाइनमेंट आपको करके मुझे दिखाना है, राइट। थैंक यू।